हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर यूनिट्स एंड मेज़रमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि एक मेज़रमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे आप मार्केट गए सब्ज़ी लेने और आपने उससे कहा भाई एक आलू दे दो, तो आपको एक पीस आलू दे देगा। किराने की दुकान में गए, कहोगे ये भाई एक चीनी दे दो, वो कहेगा एक चीनी क्या है, वो एक टुकड़ा चीनी का पकड़ा देगा आपको। तो देखिए, कभी भी कोई भी क्वांटिटी को अगर मेज़र करना है तो हमेशा उसके साथ हमेशा एक उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को भी लगाना होता है। तो आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट क्या है एंड मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मेज़रमेंट क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिजिक्स जो वर्ड है ये बना है फ्यूसिस से। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। ये जो अपना नेचर है ना, ये नेचर दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट को हम बोलते हैं मैटर और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं रेडिएशन। मैटर का मतलब जिसमें मास है, जिसको हम देखते हैं, और रेडिएशन का मतलब जिसे हम जनरली नहीं देख पाते हैं, यानी इसमें वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी वगैरह तो दोनों में है। तो हम लोग जनरली जो क्लास 11th में है वो इस मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा नेचर सिर्फ दो ही पार्ट से मिलकर बना है, मैटर और रेडिएशन। बाद में जब हम लोग क्लास 12th में पहुंचेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि मैटर को हम रेडिएशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडिएशन को मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें दोनों को अलग अलग करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो फिजिक्स वर्ड है फ्यूसिस से बना है, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। यानी हम फिजिक्स में नेचर की स्टडी करते हैं जो हमारे चारों तरफ है। जब हम इस नेचर की स्टडी करते हैं तो इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें पता चलता है। जैसे नेचर के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, हम लोग भी नेचर के कंपोनेंट है। ये पेपर ले लीजिए, ये पेन ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, हर चीज़ जिसे भी हम सेंस करते हैं, जिसे हम देखते हैं, वो सब नेचर के कंपोनेंट हैं। अब इन नेचर के इन सभी कंपोनेंट की हर एक कंपोनेंट की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ ना कुछ इनके गुण होते हैं जिनका हमें कुछ नाम रखना पड़ता है, और उन कैरेक्टरिस्टिक को हम मेज़र भी करना चाहते हैं, क्योंकि
वो गुण जो है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। जैसे हमने ये एक पेन रखा, यहाँ रखा, इसने ज़्यादा जगह ऑक्युपाई किया। इसी के जगह में हमने ये इसका इस चीज़ को रखा, इसने कम जगह ऑक्युपाई किया। हमने ये हाथ में रखा हुआ, इसने ज़्यादा फोर्स हाथ में हमारे लगाया। हमने इसके जगह में इसको रख दिया, इसने कम फोर्स हाथ में लगाया। इसी में ये जैसे ये जो मटेरियल है, ये हमारे इतनी उंगली के बीच में आ गया। ये मटेरियल इतने में नहीं आया, उसके लिए हमें इसको बड़ा करना पड़ा, इतने में आया। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका एक नाम रखते हैं, और उसमें स्पेशल क्या होता है कि हम उसको मेज़र कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं? मेज़र। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नेचर की which can be measured is known as physical quantity। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम मेजर कर सकें, यानी फिजिकल क्वांटिटी, आप यहां से डिफिनीशन इसकी लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी which can be measured directly और इनडायरेक्टली। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब सीधा सा हो गया कि ऐसी क्वांटिटी जिससे हम मेजर कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी, अगर वो मेजरेबल है तो वो कहलाएगी क्या? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन बहुत सी ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते? जैसे किसी ने हमसे कहा कि हमें तुमसे नफरत है। कितनी नफरत है? ये तो मेजरेबल नहीं है ना। फीलिंग्स, इमोशन, इन सबको हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जिससे भी हम मेजर करते हैं वो सब कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हम स्टार्ट से देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वांटिटी आई वो आती है मास, फिर लेंथ, फिर टाइम। सबसे पहले यही तीन क्वांटिटी आई। इस तरह से हम लोग देखते गए नेचर की कैरेक्टरिस्टिक देखते गए और उन सब का हम नाम रखते गए। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट था वो था फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल, इसी को हम लोग नाम दूसरा भी देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं बेसिक क्वांटिटी, बेसिक भी बोलते हैं या बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। जैसे लेंथ, अब लेंथ आपने लिया किसी चीज की, लेंथ से हम बना सकते हैं एरिया, लेंथ से हम लोग बना सकते हैं वॉल्यूम। जैसे हाइट भी तो एक तरह की लेंथ है। तो लेंथ से छोटा कुछ नहीं, लेंथ किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह से हम उन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का नाम रखते गए जो किसी पे भी डिपेंड नहीं थी। उसमें सबसे पहला था लेंथ, उसके बाद
दूसरी जो क्वांटिटी आई उसका हमने नाम रखा मास, और तीसरी क्वांटिटी जो थी वो थी टाइम। तो शुरू में हमें ये 3 क्वांटिटी मिली, बाद में बहुत से ऐसी क्वांटिटी मिली, कुछ एक और जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थी। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, जिसमें सबसे पहला था लेंथ, दूसरा था मास, तीसरा था टाइम, जैसे किसी बच्चे को बोला कल आना, परसों आना, नरसों आना, तो टाइम है ना। चौथा, फोर्थ था करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, जैसे करंट को हम ना लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना मास में, ना टाइम में। टेम्परेचर भी इनमें डिपेंड नहीं करेगा, इसमें नहीं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट से रिलेटेड है। और 7th जो क्वांटिटी आई वो थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 जो थी इनको हमने नाम दिया क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी किसी में भी डिपेंड नहीं थी। बाद में साइंटिस्टों ने कुछ और क्वांटिटी को ऐड किया जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और उसमें 2 चीजें और ऐड की गई। पहला था प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो आप पढ़ते आए हैं। सॉलिड एंगल का मतलब होता है एंगल मेड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस में जो एंगल बनता है, ये क्लोज सरफेस जो एंगल बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो इस तरह से आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई। तो लेंथ को मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सभी आपकी आ गई फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल, इसको भी हम नाम रख सकते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। वो आ गई कौन कौन सी? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को अब हम क्या करना चाहते हैं? मेजर करना चाहते हैं। मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आप मार्केट गए, बोले भैया एक कपड़ा दे दो, पैंट सिलवाना है हमें, एक कपड़ा दे दो। वो क्या करेगा? एक कपड़ा दे देगा, इसी कहीं टुकड़ा पड़ा हुआ। भैया आप कपड़े लेने जाओगे, पैंट का कपड़ा लेने गए, शर्ट का कपड़ा लेने गए, तो आप क्या कहोगे? भैया हमें 1 मीटर दे दो, हमें 2 मीटर दे दो, हमें 10 मीटर दे दो। ये थोड़ी कहोगे कि 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का, जितने भी हैं, उनका एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। देखिए एक चीज, थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमने नाम रखा था क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं है। और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है जो इन पे डिपेंड हो। जैसे हमने लिख दिया वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ।
ये वॉल्यूम किस पे डिपेंड है? इस लेंथ पे, फंडामेंटल पे। तो ये किस में आ गया? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास पे डिपेंड है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम। तो देखिए ये जो मोमेंटम है मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड है। तो जो क्वांटिटी इन क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिफिनेशन भी आप लिख सकते हो, द क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम fundamental quantities are called derived quantities। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। देखिए इन्हीं सब में डिपेंड है। क्लियर? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये मतलब इनके अलावा जो भी क्वांटिटी आपको मिलेंगी वो सब कौन सी होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये तो हमने क्वांटिटी निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि मेजरमेंट करना जरूरी होता है, और मेजरमेंट करने के लिए हमें इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए जिससे हम लोग उसका नाम रख दें। तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, उसके लिए एक वर्ड हम यूज करेंगे। किसके लिए? मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। और उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिट। क्या नाम देंगे? यूनिट। तो देखिए यूनिट, हमने क्या बोला कि हमने मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी के लिए एक वर्ड चूज किया, उसे हमने नाम दिया क्या? यूनिट। अब ये यूनिट क्या चीज है? तो देखिए ध्यान से, यूनिट आगे सबसे पहले छोटी सी इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि यूनिट of a physical quantity is defined as the standard of measurement of that quantity। यानी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिट। और इट्स वैल्यू शुड नॉट चेंज विथ टाइम, विथ प्लेस एंड अदर फिजिकल कंडीशन। यूनिट की ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ना तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ना विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस, ना कोई भी अदर कंडीशन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए यूनिट की? सिंपल सा, पहली कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वैल्यू should not change with time। टाइम के साथ इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। कि जैसे हमने कोई रॉड ले ली, देखते गए कुछ समय बाद उसमें जंग लग गया, उसकी लेंथ कम हो गई, टूट गई वो। दूसरा,
should not get destroyed with time। मतलब टाइम आगे आगे बढ़ता गया, वो उसको ख़त्म नहीं होना है कि पता चला कुछ समय बाद वो ख़त्म हो गई। और जो सबसे मेन है वो है इट मस्ट बी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे हमने बोला कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है वो आइस बन जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस में ही आइस जो है वो वाटर बन जाता है, दोनों सेम। इसमें कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भैया अगर प्रेशर चेंज होगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएंगे। 11th में ही आप पढ़ोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस में आप पानी को बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रेशर चेंज होगा। तो हमने क्या कर दिया इसमें, भैया 0 पे वाटर आइस बन गया, 0 पे आइस वाटर बन गई। कुछ लोगों ने कहा नहीं भैया दूसरा भी हो सकता है, अगर प्रेशर चेंज कर दो। तो हमने उसके लिए एक डिफिनीशन ले ली कि प्रेशर होना चाहिए 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स कर दिया बस। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप इसको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाइए। तो इस तरह से किसी भी यूनिट में ये कैरेक्टरिस्टिक जरूरी है। तो यूनिट का मतलब क्या हो गया कि उस फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी, ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो अब हम लोग थोड़ा सा पहले के समय में जाएंगे कि ये यूनिट कितनी तरह की थी, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ध्यान दीजिएगा जरा, पुरानी चीज़ें भी हैं। अब हमने एक मेजरमेंट करने का तरीका बना लिया कि भैया सबके साथ एक यूनिट को हमने मिक्स कर लिया। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मेजरमेंट करने का सिस्टम भी बनता गया। जैसे पहले अलग अलग सिस्टम, सभी जगह अलग अलग, सभी जगह के साइंटिस्ट अलग अलग मेजरमेंट करते हैं। जैसे पेट्रोल का रेट ही ले लीजिए, इंडिया में चलता 80 रुपये पर लीटर, अब इस समय जो भी हो। अमेरिका में कहते हैं $2 पर गैलन। रशियन में कहते हैं 2 रूबल पर पाउंड। तो कौन सस्ता है इसमें, कौन महंगा है, हम लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया में ज़मीन वगैरह को मेजरमेंट आज भी हम लोग कैसे करते हैं, जैसे आपके इलाहाबाद में बीघा चलता है, गज चलता है, एकड़, हेक्टर। बहुत इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं कि भैया कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन महंगा है, कौन सस्ता है, इन सबको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो यही मेन प्रॉब्लम हुई थी। तो पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सिस्टम बना था वो बना था FPS सिस्टम। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लैंड में फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, सेकेंड ये तो टाइम था, लेंथ मास टाइम। मेन शुरुआत में तो तीनों ही मेन क्वांटिटी हम यूज करते थे। आज भी बहुत जगह देखिए आप लोग अपनी लेंथ मेजर करते हो तो बोलते हो 5 फुट 10 इंच। केक वगैरह लेने जाते हो तो आज भी देखो पाउंड वगैरह में बहुत जगह मिलता है। सेकंड तो एक कॉमन चीज़ है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम था। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम बना
वो था CGS सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम इसको बोला जाता था, फ्रेंच। ये बहुत छोटा होता है। इसमें इसका फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये चलता है, छोटा सिस्टम है। लेंथ हो गया इसमें सेंटीमीटर, मास हो गया ग्राम और टाइम हो गया सेकंड। फिर उसके बाद तीसरा जो सिस्टम आया वो MKS सिस्टम था, मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये सबसे बेस्ट सिस्टम था। मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, लेंथ हो गया, मास हो गया एंड ये टाइम। तो ये सिस्टम बना। बहुत पहले आपको अगर याद हो, आपको क्या याद होगा, आपके पापा के पापा जो आपके दादा लोग हैं उनको याद होगा कि इंडिया में भी बहुत पहले जो मेजरमेंट करने का तरीका था, जैसे आप मास को ले लीजिए तो रत्ती एक चलता था, रत्ती 8 रत्ती 8 रत्ती, ये एक वस्तु होता था, एक माशा, और 4 माशा ये होता था एक तोला। तोला तो समझते हैं, सोना चांदी लेने जाते हैं गोल्ड तो तोला में ही मिलता है। और 5 तोला, देखिए कैसे पहले चलता था सिस्टम, ये होता था एक छटाक, एक छटाक, और 4 छटाक ये कहता था एक पाव। एक पाव यानी अभी इस समय से 250 ग्राम 250 ग्राम, और 4 पाव ये कहलाता था एक सेर, और 40 सेर ये होता था एक मन, और 2.5 मन ये होता था 100 सेर, या इसी को हम लोग कहते थे 1 क्विंटल। तो बहुत पहले इंडिया में भी इसी तरह से मेजरमेंट करने का तरीका था, वो तो बाद में ये सब सिस्टम आ गए। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो MKS सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब MKS सिस्टम का ड्रॉबैक समझिए, ये सबसे बेस्ट सिस्टम है लेकिन इसकी भी ड्रॉबैक है। इसका मेन ड्रॉबैक ये था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटिटी के बारे में मेज़र किया गया था, यूनिट बताई गई थी कि लेंथ को आप मीटर से मेज़र करिए, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से। लेकिन बाकी जितनी थी, जैसे टेम्परेचर था, करंट था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, इन सब को हम किस में नापें? हमको इसके लिए भी यूनिट चाहिए। एंगल था, सॉलिड एंगल था। हमें कितने की ज़रूरत थी? 7 मेन और 2 सप्लीमेंट्री, 9 क्वांटिटी की हमें ज़रूरत थी। लेकिन इसमें कितनी है? 1, 2 एंड 3। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सभी देशों के साइंटिस्ट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम उन्होंने रखा जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। करीब ये 1971 में बना था। और उन्होंने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसे आप लोग पढ़ते हो SI सिस्टम, यानी सिस्टम डी इंटरनेशनल। इसका भी बेस, जो SI सिस्टम का जो बेस था वो पूरा था क्या? MKS सिस्टम। तो अब
हम लोग एसआई सिस्टम में वो फंडामेंटल क्वांटिटी जो 9 है उनकी यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। इस एसआई सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी थी। तो सबसे पहले हम लोग इस एसआई सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, मेरिट्स, उसको पढ़ेंगे। फिर हम जो 9 जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी यूनिट, उनका सिंबल, उनका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और फिर उनकी हर एक यूनिट को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। तो सबसे पहला था कि एसआई सिस्टम इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर एनी वन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे पहले एनर्जी की हम बात करते हैं, हीट एनर्जी को ले लो, कोई कैलोरी में बोले, कोई जूल में बोले, अलग अलग एनर्जी की यूनिट अलग अलग थी। लेकिन इसमें बोला गया कि कोई भी एनर्जी हो, सब की जो यूनिट है वो एक ही होगी और वो होगी एसआई यूनिट जूल। तो सीधा सा इसमें हम एक लाइन लिख लेते हैं कि देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर एनी वन फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला था ये रेशनल सिस्टम थी। दूसरी इसकी मेरिट थी कि एसआई इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इस कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ? तो जितनी भी, इसका मतलब हुआ कि जितनी भी डेराइव्ड यूनिट थी वो हम लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके बिना किसी न्यूमेरिकल फैक्टर का यूज किए निकाल सकते थे। तो इसका मतलब ये कौन सी सिस्टम था? वो कैसा था? कोहेरेंट सिस्टम। लिख देते हैं इसको भी। मीन्स आर डेराइव्ड यूनिट्स और are obtained by multiplication or division without using numerical factors। और तीसरा था कि SI इज ए मैट्रिक सिस्टम। मतलब कि जो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स थे यूनिट के, उसको हम 10 के पावर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। यानी द मल्टीपल्स and submultiples of unit are expressed in power of 10। तो ये इस एसआई सिस्टम की कुछ मेरिट्स थी। अब हमें एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट को लिखने के पहले कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं?
Precautions taken during use of SI unit. सबसे पहले जैसे आप लोग यूनिट लिखा, मान लीजिए लेंथ का लिखा मीटर, लिख दिया आपने 4 मीटर। अब बहुत लोग होते हैं यहाँ पे डॉट रख देते हैं, तो ये डॉट नहीं रखना है। तो पहला आपका हो गया नो डॉट पुट आफ्टर द सिंबल, कोई भी डॉट नहीं रखना है। बहुत लोगों की आदत होती है, बोला गया कि एक ट्रेन है उसकी लेंथ है 400 मीटर, यहाँ लिखा 400 मीटर, यहाँ ऐसे कर दिया, तो ये डॉट नहीं रखना है। दूसरा है द यूनिट रिलेटेड टू, किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट आए, विद द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज रिटन इन स्मॉल इंग्लिश लेटर्स। जैसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे यूनिट है, जनरली हमको लगता है कि 90% से ज़्यादा साइंटिस्टों के नाम पे यूनिट है। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन। अब आपको बोला गया 5 न्यूटन लिखिए, आपने लिख दिया 5 न्यूटन, कैपिटल में नहीं लिखना, आप लिखेंगे 5 न्यूटन, स्मॉल लेटर में लिखना, ध्यान रखना इसको। तीसरा है प्लूरल्स में नहीं लिखना है। जैसे हमने बोला 5 मीटर, लिखिए आप 5 मीटर। आप सोचे भैया एक से ज़्यादा है, सिंगुलर नहीं है, तो लिख दिया 5 मीटर्स, एस लगा दिया, तो ये गलत हो गया ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। तो कभी भी आप एसआई सिस्टम की यूनिट लिखिए तो इन 3 चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम वो 7 और 2 9 फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल क्वांटिटी और उन सब की डिफिनीशन, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग मेज़रमेंट में चलेंगे। सबसे पहले लेंथ का मेज़रमेंट, उसी में हम आपको वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर, उससे रिलेटेड भी चीज़ें दिखाएंगे, यहाँ पर भी समझाएंगे। ओके, तो इतना आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका एक नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।